हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसका आज पहला क्लास है। तो चलिए आज बायोलॉजी को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। चलिए आज बायोलॉजी शुरू करते हैं। तो आप बताइएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? कौन सा वैज्ञानिक किया था? लेमार्क, ट्रेविनर। लेमार्क और ट्रेविनर। ट्रेविनर्स। हाँ, ट्रेविनर्स। अब आपको बताना है कि जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन? सेरिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन? पिसिकल्चर। कॉको का अध्ययन? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, शैवालों का फाइकोलॉजी। शेप से याद कर लीजिएगा। पुष्पों का अध्ययन? एंथियोलॉजी। अब फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन? इक्थियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। और मछलियों का अध्ययन होता है एक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन बताइए? एंटोमोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन? डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन? सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। हाँ। छिपकली का अध्ययन? छिपकली का हो गया सौरोलॉजी। सौरोलॉजी। अब आपको बताना है काष्ठी पेड़ का संवर्धन? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान? हॉर्टिकल्चर। सही है। फूलों की खेती? फ्लोरिकल्चर। अब आपको बताना है कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसको जानते हैं? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान के पिता के रूप में? अरस्तु को। अब आपको बताना है कि अरस्तु द्वारा जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भाग में। कौन कौन सा था? जंतु समूह और पादप समूह। पादप या वनस्पति समूह। अब आपको बताना है कि सिस्टीमा नेचर जो है इसके लेखक कौन है? लिनियस। अब आपको बताना है कि लिनियस जो थे वो समस्त जो जीव है उसको कितने भागों में बांटे थे? लिनियस जो थे 7 भाग में। लिनियस भी 2 भाग में बांटे। जो प्रोक्रिएटिक अरस्तु जो बांटे थे उसी को मतलब ये भी बोले थे, जंतु समूह और वनस्पति समूह। अब आपको बताना है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप में किसको जाना जाता है? लिनियस को जाना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण लिनियस। अब आपको बताना है कि जो द्विजगत वर्गीकरण चल रहा था उसके स्थान पर अब 5 वर्गीकरण 5 जगत प्रणाली आ गया। तो 5 जो जगत प्रणाली आया इसकी मतलब खोजकर्ता या इसके वैज्ञानिक कौन थे? विटकर। हाँ, 5 गो जगत प्रणाली थी। तो आप बताइए 5 गो कौन कौन से दिए थे विटकर भाई? जंतु, पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। हाँ। अब आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक जीव मतलब किस जगत में आते हैं? इस 5 में से आपको बताना है। मोनेरा में से, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में से 5 में से आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत प्रणाली में आते हैं? प्रोकैरियोटिक आता है आपको जंतु मोनेरा में आता है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा। अब आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो किस जगत में आता है? यूकैरियोटिक में। उसको भी हम लोग मोनेरा में रखते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया जो है उसको भी हम लोग मोनेरा में रखते हैं। अब आप अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि यूग्लिना जो है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? पादप जगत में। उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जलीय जीव जो होते हैं उसको हम लोग किस जगत में रखते हैं? एक कोशिकीय जलीय जीव इसी में प्रोटिस्टा में रखते हैं। हाँ। यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पादप में। यूकैरियोटिक जीव होता है उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। और वही पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक जीव हम लोग किस में रखते हैं? तो मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक जीव पूछेगा तो मोनेरा में, क्रिएटिक पूछेगा तो प्रोटिस्टा में, यूग्लिना भी पूछेगा तो प्रोटिस्टा में, एक कोशिकीय जीव पूछेगा तो प्रोटिस्टा में, साइनोबैक्टीरिया पूछेगा तो मोनेरा में, आर्कीबैक्टीरिया पूछेगा तो मोनेरा में।
अब आपको बताना है कि शैवाल किस जगत में आता है। शैवाल आएगा आपको, प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद पादप में आएगा। पादप में। अब आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के। काइटिन की बनी होती है। अब आपको बताना है कि मौस जो होता है, मौस जो कि पानी में होता है, वो किस जगत में आता है। मौस आपको इसी में आएगा, पादपे में। पादप में आएगा। पुष्पीय बताइए किस में आता है। पादपे में। पादपे में आता है। तो पादप में आता है, शैवाल आता है, मौस आता है, पुष्पीय आता है। वही अब पूछता है कि बहुकोशिकीय जो होता है किस जगत में आएगा, तो कवक में। पादप में। बहुकोशिकीय जैसे में एक कोशिका से ज्यादा से बना हुआ है बहुकोशिकीय, और वही एक कोशिका पूछेगा तो प्रोटिस्टा में, अब बहुकोशिकीय पूछेगा तो पादप में। अब आपको बताना है कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, ये सब किस जगत में आएंगे। ये सब आएगा जंतु में, एनिमल। हाँ, एनिमल से सब। अब आपको बताना है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है। वर्गीकरण के आधार जाति। अब आपको बताना है, आगे हम लोग चलते हैं। तो जो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है, इसके खोजकर्ता कौन थे। द्विनाम पद्धति लिनियस। हाँ, कैरोलस लिनियस थे, जो कि सिस्टीमा नेचर बुक लिखे हैं, और वो जंतु समस्त जो जीव है उसको दो भागों में बांटे थे, पादप जगत और जंतु जगत। अब बताइए कि जो आप बताइए अब कि कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिंगरिंगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। हाँ, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का फेलिस इसका है, कैनिस फेमलरिस। गाय का बोस इंडिकस। मक्खी का है मुस्का डोमेस्टिका। हाँ, मुस्का डोमेस्टिका। आम का बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। धान का एस्टिवम कोई है, ओराइजा एस्टिवा। आपको बताना है गेहूं का सटाइवम, एस्टिवम सटाइवम। ट्राइटिकम ट्रिटिकम सटाइवम। मटर का पियूस सटाइवम। हाँ, पिसुम सटाइवम। आपको बताना है चना का सीसर एस्टिवम। एरिटिनम। चना का होता है सीसर एरेटिनम, और सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो आप बताइएगा कि जीव द्रव का नामकरण कौन से वैज्ञानिक किए थे। जीव द्रव का पुरकिंजे बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि जो जीव द्रव्य होता है वह किस तरह का दिखाई देता है। एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी होता है, लसलसा होता है। अब आप अगला प्रश्न जीव द्रव्य से बनता है कि जीव द्रव्य में वजन होता है कि नहीं होता है। वजन युक्त होता है। अब आपको बताना है, अगला प्रश्न है कि जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती है किसके द्वारा संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है। कोशिका में। जीव द्रव्य के द्वारा। अब आप बताइए कि जीवन का भौतिक आधार के रूप में किसको हम लोग जानते हैं। जीवन के भौतिक जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य को कितनों भागों में बांटा गया है। 2 भाग। 2 भाग में बिल्कुल सही है। कौन कौन सा 2 भाग है मालूम है। जाति और वंश। जीव द्रव्य पूछ रहे हैं, तो जाति या वंश कहाँ से आ गया। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो केंद्रक के बाहर जो द्रव्य रहता है उसको केंद्रक कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो केंद्र में रहेगा उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब आपको बताना है कि जीव द्रव्य का कितना % भाग जल से बना होता है। 65 से 90। सही है, 80% एग्जैक्ट रहता है, मतलब लगभग 80%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल रहता है। अब आपको बताना है कि जीव द्रव्य जो है उसमें ऑक्सीजन का कितना मतलब ऑक्सीजन कितना प्रतिशत रहता है। 76%। कार्बन कितना % रहता है जीव द्रव्य में। 3%।
4%। कार्बन रहता है 10.5%। 10.5। हाइड्रोजन बताइए जीव द्रव्य में कितना रहता है? 10%। 10%। और नाइट्रोजन रहता है 2.5%। तो जीव द्रव्य का लगभग 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बनते हैं। ऑक्सीजन जो कि 76% रहता है, कार्बन जो कि 10.5% रहता है, हाइड्रोजन 10% रहता है और नाइट्रोजन 2.5% रहता है। अब आपको बताना है कि जीव द्रव्य में 2 यौगिक पाए जाते हैं। कौन कौन सा 2 यौगिक होता है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक का रेशियो कितना होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। हाँ, 81 19 उल्टा होता है। कार्बनिक रहता है 19 भाग और अकार्बनिक रहता है 81 भाग 100 भाग में। अब आपको बताना है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई हम लोग किसको मानते हैं? जाति को, कोशिका को। इसको कोशिका को मानते हैं, लेकिन जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। लेकिन जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कोशिका को कौन देखा और इसका वर्णन किया? रॉबर्ट हुक तो खोज किया, वो तो नाम दिया था। उसके पहले कौन था? एंटोन वान लीवेनहॉक, जिसको हम लोग डायरेक्ट लीवेनहॉक जानते हैं। अब आप बताइए, अगला प्रश्न बनता है कि कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका अध्ययन को साइटोलॉजी। अब आप रॉबर्ट हुक बोले हैं, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका शब्द दिए थे। तो पूछेगा कि कोशिका शब्द सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो रॉबर्ट हुक। अब आपको बताना है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। आपको बताना है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? लंबी पूछ रहे हैं, सबसे लंबी। तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी जब पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडे। अब आपको बताना है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? रॉबर्ट हुक। बिल्कुल गलत। रॉबर्ट हुक तो कोशिका शब्द दिए थे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एगो हम नाम बताते हैं, अगला आप बताइएगा। सलाइडेन स्वान। अब बताइए कि जो सलाइडेन और स्वान जो थे कोशिका सिद्धांत तो दे दिए, लेकिन यह मतलब किसका सिद्धांत नहीं दे पाए थे? बोला था नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये इसको नहीं बता पाए थे। तो जब नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है सलाइडेन एंड स्वान नहीं बताए थे, तो इसको बताया कौन था? रोडोल्फ बिरचो। कि कैसे विभाजन होता है और कैसे नई कोशिका बनती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें तो हम बता देते हैं। सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब आपको बताना है कि कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार। अब इसमें आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब आपको बताना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है किसमें नहीं पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन आपको यूकैरियोटिक में नहीं रहता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में रहता है। और यूकैरियोटिक में रहता है। अब आपको बताना है कि क्रोमेटिन किस तरह के कोशिका में पाया जाता है? क्रोमेटिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जिसमें हिस्टोन प्रोटीन बनेगा उसमें क्रोमेटिन बनेगा, उसमें केंद्रक बनेगा। और जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेगा उसमें क्रोमेटिक नहीं बनेगा और केंद्रक नहीं बनेगा। अब आपको बताना है कि जीवाणु और नीली हरित शैवाल जो होता है उसमें
किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, जीवाणु और हरित सवाल नील हरित शैवाल और जीवाणु में बार बार पूछता है कि इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसका मतलब मोटा मोटी आप फिर अगला प्रश्न इसमें पूछ देता है कि नील हरित शैवाल जो है इसमें बताइए कि जो केंद्रक होता है वह रहता है या नहीं रहता है। तो इसमें जब प्रोकैरियोटिक में आ गया तो इसमें केंद्रक नहीं रहेगा। जीवाणु में भी केंद्रक नहीं रहेगा, यूकैरियोटिक में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी होती है? काइटिन के। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। वही यूकैरियोटिक पूछेगा कि उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। अब आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में रहता है कि नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में रहता है। हाँ, तो एक ही बार में सब बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, उसके बाद केंद्रिका, सेंट्रियोल, ये जितना होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है और यूकैरियोटिक में रहता है। तो कौन कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, उसके बाद आता है केंद्रिका, सेंट्रियोल। इस सब में क्या होता है, ये मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है और यूकैरियोटिक में रहता है। अब आपको बताना है कि कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक में किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का कोशिका विभाजन पूछ रहे हैं। कोशिका विभाजन वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम को हम 70S और 80S, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 70S और 80S किसको मतलब निरूपित करता है। तो उसमें 4 गो ऑप्शन रहता है कि गोल्जी काय को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसमें राइबोसोम में ही 70S और 80S होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। अब जो आप बोल रहे थे कि राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 7S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में पूछेगा तो 80S प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि लिंग प्रजनन जो होता है, यानी इसमें लिंग प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं। लिंग प्रजनन मतलब लिंग से पुरुष और मेल, मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में पुरुष और महिला मतलब पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि कोशिका भित्ति बताइए जंतु कोशिका में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ मतलब होता है? कोशिका में केंद्रक से। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। सेलुलोज। अब आपको बताना है कि कोशिका भित्ति जो होती है इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का निर्माण। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका के अंदर ही तो एक अंग है। हाँ, अंतःद्रव्य जालिका का। ये कोशिका के निश्चित आकृति और आकार देता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं रहेगा, कभी गोल हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा। तो यही उसको ऐसे फैला के रखता है। अब आपको बताना है कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? जीवाणु का पेप्टिडोगल केन। पेप्टिडोगल केन। अब आपको बताना है, अगला हम लोग बढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली बताइए किसकी बनी रहती है? कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपरागम में झिल्ली बोलते हैं, जिसमें मतलब कुछ जो तरल होता है वो मतलब पास कर जाता है, कुछ तरल होता है जो नहीं पास करता है। तो वही जो कोशिका झिल्ली होती है किस चीज की बनी होती है? कौन सी का? लिपिड की। लिपिड हाँ सही। जो लिपिड है उसमें मतलब किसका मतलब लिपिड जो होता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? प्रोटीन का। फॉस्फोग्लिसराइड का। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य तो बताइए दिए, या क्या करता है? कोशिका के अंदर जाने और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है।
अब आप बताइए कि अभी मतलब जैव रासायनिक द्वारा यह मतलब अब स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मतलब कोशिका झिल्ली में पूछता है कि क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी रहती है, तो लिपिड की। फिर प्रश्न पूछता है कि लिपिड मतलब किस में रहता है, तो फॉस्फोग्लिसराइड रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, तो कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया। अब आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली जो होता है उसका उन्नत नमूना जो था वो मतलब कौन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। कौन था? सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो है वो कोशिका झिल्ली का जो उन्नत मतलब एडवांस जो था उसको प्रतिपादित किए थे। अब आपको बताना है कि तारकाया जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, इसका खोज कौन किया था। इसका भी तो है मेरे नाम, बोबेरी। बोबेरी। हाँ, तारकाया या सेंट्रोसोम की खोज किया था बोबेरी। अब अगला प्रश्न बनता है कि तारकाया या सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रियो, ये केवल जंतु कोशिका में पाया, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम। लेकिन एगो था जो कोशिका भित्ति था वो पादप कोशिका में मिलता था, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलता था। लेकिन तारकाय जो है केवल जंतु कोशिका में मिलता है, पादप कोशिका में नहीं मिलता है। सेंट्रोसोम। अब आपको बताना है कि तारकाय जो सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर मतलब कण जैसी कुछ संरचनाएं होती है, बूंदा बूंदा जैसा देख रहे होंगे होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। हाँ, द्रव जालिका है क्या ना, सेंट्रियोल उसको कहते हैं। अब आपको बताना है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बताइए कि राइबोसोम मतलब राइबोसोम का खोज कौन किया था। थोड़ा सा और इसको मतलब अलग से करते हैं। तो राइबोसोम जो था वो पादप कोशिका में सबसे पहले इसका खोज कौन किया था। अलग अलग लोग किए थे, पादप में कोई और किया था और जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज कोई और किया था। तो आप पहले बताइए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन किया था। कौन किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन जो थे राइबोसोम का खोज पादप कोशिका में किए थे। पादप कोशिका में रॉबिन्सन एंड ब्राउन। हाँ, और वही जंतु कोशिका में पूछेगा कि राइबोसोम की खोज कौन किया था, तब पैलेट किया था। लेकिन अब आता है अगला प्रश्न कि खोज तो कर दिया लेकिन राइबोसोम का नामकरण राइबोसोम मतलब कौन रखा इसका नाम, तो इसका नाम रखा था रॉबर्ट। अब आपको बताना है कि राइबोसोम में जो आरएनए होता है, यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि राइबोसोम में क्या पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम में आरएनए। हाँ, अब आपका अगला प्रश्न बनता है कि आरएनए का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि आरएनए जो होता है वह किस चीज की बनी होती है। हाँ, आरएनए कैटिन, अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। अम्ल और प्रोटीन। अब आपको बताना है कि प्रोटीन के फैक्ट्री के उपनाम से हम लोग किसको जानते हैं। राइबोसोम को। राइबोसोम को जानते हैं। ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको बताना है कि यूकैरियोटिक में, तो आप बताइए दिए थे यूकैरियोटिक में राइबोसोम कितने प्रकार के होता है, 80S। और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है यहाँ एस का मतलब होता है स्वेड बर्गस इकाई, स्वेड बर्गस इकाई एस बर्गस उसे खोज किया। अब आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका खोज कौन किए थे। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, जिसको ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब अल्टमैन खोज दिया तो अल्टमैन जो थे इसका नामकरण नहीं किए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया। कौन किया है? बेंडा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। आपको बताना है कि कोशिका का श्वसन स्थान या श्वसन स्थल किसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का। आप बताइए कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या होता है वो निश्चित रहता है या अनिश्चित रहता है। अनिश्चित रहता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है।
अब आपको बताना है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आपको बताना है कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहती है किस रूप में मतलब वो संश्लेषित रहती है, तो एटीपी के रूप में उसमें ऊर्जा रहता है। इसीलिए इसको कोशिका का इंजन भी उपनाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए या डीएनए या आरएनए डीएनए दोनों या इनमें से कोई नहीं मतलब उपस्थित रहता है कि नहीं? आरएनए रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी रहता है और डीएनए भी रहता है, दोनों रहता है। लेकिन वही राइबोसोम में पूछेगा तो सिर्फ आरएनए रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पूछेगा तो आरएनए भी रहता है और डीएनए भी रहता है। अब आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका विभाजन कैसे होता है। हाँ, विखंडन के द्वारा उसका विभाजन होता है। अब आपको बताना है कि जो अंतःद्रवी जालिका होती है उसमें होता है कि खुदरी अंतःद्रवी जालिका। तो खुदरी जो अंतःद्रवी जालिका है उसको मतलब हम लोग खुदरी क्यों कहते हैं, उसमें मतलब क्या चिपका हुआ रहता है जिसका राइबोसोम उस पर चिपक जाता है। जालिका जो होती है अंतःद्रवी जालिका, उसके बाहर में अगर राइबोसोम चिपक गया तो उसको हम लोग खुदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। अगर राइबोसोम उस पर नहीं चिपका हुआ है तो हम लोग चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गोल्जी काय से। तो आप बताइएगा गोल्जी काय जो है इसका खोज कौन किया था? गोल्जी किया था, कैमिलो गोल्जी। सही बात है, कैमिलो गोल्जी किए थे। अब आपको बताना है कि गोल्जी काय जो है उसका आकार कैसा होता है। गोल्जी काय का अनियमित आकार होता है, सूक्ष्म नालिकाओं जैसा होता है यानी ट्यूब जैसा होता है और थैली जैसा होता है। अब आपको बताना कि यातायात प्रबंधक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो गोल्जी काय को ट्रांसफर करता है। आप बताइए कि ये जो है मतलब कोशिका भित्ति अम्ल लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। अब आपको बताना है कि शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। अब आपको बताना है कि राइबोसोम में निर्मित जो प्रोटीन है उसको मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो जो गोल्जी काय है ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है। इसको हम लोग यातायात प्रबंधक भी कहते हैं और इसका आकार होता है सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे नामक वैज्ञानिक लाइसोसोम का खोज किया था। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम का संरचना कैसा होता है। तो ये सूक्ष्म गोला एकहरी झिल्ली के जैसा बना होता है। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम जो होता है मतलब किस में पाया जाता है। तो लाइसोसोम गोल्जी काय में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम जो होता है इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है उसमें कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलेजेज पाया जाता है, लाइपेसेज पाया जाता है, प्रोटोएसेज पाया जाता है और कार्बोडाइड्रेजेज पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो लाइसोसोम होता है वह किसके किसके पाचन में सक्षम होता है, यानी लाइसोसोम किसको किसको पचा सकता है? बताओ। कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है, प्रोटीन पचा सकता है, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल को पाचन में सक्षम होता है। अब आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है। लीमा और ऊंट में ही लीमा और ऊंट में ही
लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। अब आपको बताना है कि लवक जो होता है, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं, वो किस में पाया जाता है? लवक लवक आपको रंग का जरूरत किस में है? पादप में है। पादप में, हाँ। लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। अब आप अगला प्रश्न है कि लवक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है 3 को प्रकार? हरित लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब आपको बताना है कि जो हरित लवक है इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक से ही होता है। अब आपको बताना है कि हरित लवक जो है इसका रंग कैसा होता है? हरा होगा। हरा होता है। मैग्नीशियम के कारण हरा होता अब आपको बताना है कि हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम पाया जाता है। अब पूछता है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो हरित लवक को। अब आपको बताना है कि पत्तियों का रंग पीला उनमें किसके निर्माण के कारण होता है? केरोटीन के किला। आप बताइए कि जो अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक, उसका रंग कैसा होता है? अवर्णी लवक का पीला हो जाता है। अवर्णी लवक का रंग रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नाम है जो अवर्णी रंगहीन है। अब आपको बताना है कि जो अवर्णी लवक है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? जड़ में। जड़ में, या जिस पे प्रकाश नहीं पड़ता है उस पे पाया जाता है। अब आप बताइए कि जो अवर्णी लवक है इसका मुख्य कार्य क्या है? ये भोजन पदार्थ को क्या करता है? संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। लेकिन भोजन पदार्थ को बनाता कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषण करेगा तो हरित लवक बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि जो वर्णी लवक है, वर्णी लवक, उसका रंग कैसा होता है? रंग उसका हरा पीला होगा। हाँ, इसका रंग लाल पीला नारंगी, मतलब रंगीन होता है। अब आपको बताना है कि जो वर्णी लवक है ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पत्ता में, पुष्प में, हाँ, फल में और बीज में। अब आपको बताना है कि टमाटर में किस वर्णी लवक के कारण पीलापन होता है? मतलब के कारण। और गाजर में किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर में विटामिन के कारण। अब अगला प्रश्न है कि वनस्पति जो होता है उस पर परावैंगनिक किरणों का दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेवार है? उसको फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो वनस्पति को परावैंगनिक किरण से बचाता है। अब आपको बताना है कि रसधानी, यानी रसधानी जो है ये मतलब किस में पाया जाता है? सजीव कोशिका में पाया जाता है या निर्जीव कोशिका? रसधानी सजीव में पाया जाएगा। रसधानी जो होता है निर्जीव कोशिका में पाया जाता है। धानी नाम है, निर्जीव में पाया जाता है। जो मतलब पेड़ पौधा का जो निर्जीव यानी जो भाग सूख जाता है उसमें रसधानी पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो रसधानी है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसमें तरल पदार्थ मतलब इकट्ठा करता है। हाँ, रसधानी जो होता है तरल पदार्थ को इकट्ठा करता है। अब बताइए कि जो जंतु कोशिका में बताइए कि रसधानी है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन न के बराबर, बहुत छोटा रहता है। वही पादप कोशिका में बहुत बड़ा रहता है। जो कोशिका होता है उसका लगभग 90% भाग जो है रसधानी घेर के रखता है। अब बताइए कि रसधानी है तो इसके अंदर हम लोग घुसते हैं तो रसधानी में एक झिल्ली होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रसधानी में, हाँ, रसधानी में एक झिल्ली होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। अब अगला प्रश्न बनता है कि केंद्रक का खोज कौन किया था? हाँ, केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, अब आपको बताना है कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक होगा, हाँ, कोशिका का केंद्रक। अब बताइए कि कोशिका का जो मास्टर या टीचर या प्रबंधक किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। अब हम लोग कोशिका के अंदर घुसते हैं तो कोशिका के अंदर घुसेंगे तो उसमें एक धागा नुमा पदार्थ दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोडाइड
क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। तो जब धागा नुमा जो है क्रोमेटिन उसको बोलते हैं, तो अगला प्रश्न बनता है कि क्रोमेटिन का नाम, मतलब क्रोमेटिन का नाम नामकरण कौन किया था? कौन किया था जी? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। अब आपको बताना है कि जो क्रोमेटिन था किस चीज का बना हुआ रहता है। तब ये बताए थे कि हिस्टोन जो है और डीएनए का बना हुआ रहता है। हिस्टोन जब तक बनेगा तो क्रोमेटिन बनेगा, और क्रोमेटिन बनेगा तभी केंद्रक बनेगा। अब बताइए कि जब कोशिका विभाजन होता है तो जो क्रोमेटिन होता है वह क्या हो जाता है? सिकुड़ने लगता है और मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। तो वो जो मोटा और छोटा धागा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या नाम है? गुणसूत्र का नाम सुने हैं? गुणसूत्र का तो सुना है। हाँ, तो उसी को गुणसूत्र कहते हैं। तो पूछता है कि जो गुणसूत्र बनता है वो किस चीज से बनता है? तो क्रोमेटिन से ही सिकुड़ के और लंबा होके बन जाता है जब कोशिका विभाजन होने लगता है। तो अब अगला प्रश्न बनता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी 46। चिंपांजी में बताइए। चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है यानी 48, और बंदर में होता है 21 जोड़ा यानी 42। अब हम लोग ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा गुणसूत्र ट्रेविलम कुछ है, पौधा है उसमें। अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग गुणसूत्र में घुसते हैं। तो गुणसूत्र में अगर घुसते हैं तो जेली, मतलब जेली के समान कुछ गाढ़ा उसमें पदार्थ दिखता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या है? मैट्रिक्स उसको कहते हैं। मैट्रिक्स। अब जब मान लीजिए कोशिका से हम लोग क्रोमेटिन में घुसे, उसके बाद गुणसूत्र में घुसे, अब मैट्रिक्स में घुस रहे हैं। तो मैट्रिक्स में जब घुसेंगे तो उसमें मतलब दो परस्पर, जैसे गाड़ी पर देखते हैं ना जो डॉक्टर वाला रहता है, इसे लिपटा लिपटा दो सांप जैसा बना कर रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है जी उसका? उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमीन माटा। उसको क्रोमीन माटा कहते हैं। अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आपको बताना है कि जो जीन है, जीन का नाम सुने हैं? जीन, हाँ। तो जीन जो होता है वो मतलब कहाँ स्थित रहता है? तो गुणसूत्रों पर ही जीन होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है? जीन है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम लोग जाते हैं। अब पूछता है कि वंशागति का वाहक कौन होता है? जीने होता है। अब आपको बताना है कि जो डीएनए होता है उसमें उसका 4 गो प्रकार होता है। अंदर में डीएनए में जब घुसेंगे तो उसमें 4 गो प्रकार होता है, जिसको हम लोग 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो एडानिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आता है कि जो एडेनिन और थायमिन के बीच मतलब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? कौन सी आप बोला? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और वही पूछेगा कि साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 गो होता है। अब आपको बताना है कि डीएनए का जो 2 गो सांपों जैसा लेप्टल रहता है उसका द्विकुंडलित संरचना यानी मॉडल कौन प्रतिपादित किया था? मॉडल हेलिक्स से रॉबर्ट ब्राउन, जेडी वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक। हाँ, वाटसन और क्रिक भाई को इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार। अब आपको बताना है कि जीन किसकी इकाई है? जीन डीएनए की। हाँ, जीन डीएनए की। जो डीएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? डीएनए हरगोबिंद खुराना। अब हम लोग डीएनए सब आगे बढ़ते हैं तो आरएनए में बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि आरएनए जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आरएनए का निर्माण कैसे होता था? डीएनए में जब 2 गो हेलिक्स से लिपटा रहता है तो उसमें से एगो हटा दीजिएगा, एगो सांपों को, तो एगो सांपों बन जाएगा, उसी को हम लोग आरएनए बोलते हैं। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है।
उसी को हम लोग डीएनए आरएनए संकरण करते हैं। एगो सांप अलग कर दीजिए, एगो सांप अलग कर दीजिए, दोनों आरएनए हो गए। अब आपको बताना है कि आरएनए कितना प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार के। 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आरएनए, आरएनए, हाँ, एमआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए। तो आप बताइए कि जो आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य, ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब आपको बताना है कि टीआरएनए जो होता है इसका कार्य क्या है? वही टी मतलब ट्रांसफर आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो वो मतलब प्रोटीन बनाता है उसको क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। अब आता है एमआरएनए जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका काम क्या है? जो केंद्रक के बाहर जो भी प्रोटीन घूम रहा है उसको क्या करता है? पकड़ के और उसको मतलब जाके, हाँ भाई, आदान प्रदान। हाँ, एमआरएनए है। हाँ, ऐसे मतलब रहता है प्रोटीन कोई घूम रहा है तो ये जाके टीआरएनए को बोलता है कि भाई देख प्रोटीन घूम रहा है, जल्दी से एकरा पकड़। तुरंत टीआरएनए आता है, प्रोटीन को पकड़ के लेके चल जाता है केंद्रक के पास। अब आपको बताना है कि डीआरएनए और आरएनए में मुख्य अंतर में हम लोग घुसते हैं। तो आपको बताना है कि डीआरएनए में किस तरह की शर्करा पाई जाती है? डीएनए और आरएनए में। डी में बताइए, डीएनए में कौन सा आता है? तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में होता है तो डीऑक्सी हटा दीजिए, सिर्फ उसमें राइबोज शर्करा होती है। अब आपको बताना है कि डीएनए में 4 गो क्षार था ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन इसमें जो अब आरएनए में चलेंगे तो आरएनए में क्या होता है? इसमें जो थायमिन होता है उसके जगह पर उसमें यूरोसिल आ जाता है। अब डीएनए बताइए कहाँ पाया जाता है? डीएनए तो डीएनए सिर्फ मुख्यतः केंद्र में पाया जाता है। लेकिन पूछेगा कि आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्र में भी पाया जाएगा और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाएगा। अब आपको बताना है कि पादप कोशिका में मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आपको बताना है कि लवक जो होती है किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगी। अब आते हैं तारकाय जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। तो बताइए कि सेंट्रोसोम या तारकाय जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब आता है रीतिका। तो बताइए कि जंतु पादप कोशिका में हम बता देते हैं पादप जाती है, हाँ, बड़ी होती है, रीतिका छोटी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। अब आपको बताना है कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? अनियमित आयताकार, उसमें गोलाकार। जंतु कोशिका का गोलाकार। अब आते हैं कोशिका अंग और उनके खोजकर्ता। तो केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट सिचम्पर। अब आता है तारकाय का खोज कौन किया था? बोबेरी। गोल्जी काय का जॉर्ज गोल्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ऑल्टमैन। स्फीरोसोम का खोज कौन किया था? स्फीरोसोम कौन है? पर्नर। क्रोमेटिन अभी फ्लेमिंग। केंद्रिका की खोज फोंटाना। क्रोमोसोम की खोज मिस्टर। बिल्कुल सही है। अंतःद्रव जालिका की खोज पोर्टर। लाइसोसोम की खोज डी दुबे। हाँ, आपको बताना है राइबोसोम की खोज कौन किया था? तो पैलेट। जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? डुजार्डिन। केंद्रक कला का खोज कौन किया था? तो हॉर्टबिग। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी चैप्टर 2 खत्म कर देंगे और चैप्टर 3 भी खत्म कर देंगे।